अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में तशद्दुद और फसादात में मुबैना तौर पर मुलविस मुल्ज़िमीन के खिलाफ बुलडोज़र के इस्तेमाल की मुजव्वज़ा कार्रवाई के खिलाफ दायर दरख्वास्त की चारशंबे को समाअत होगी। जस्टिस BR गोई और KV विश्वनाथन की बेंच ने सीनियर एडवोकेट CU सिंह और दीगर वकला की अर्जी कबूल कर ली। अर्जी गुजारों की तरफ से इस मामले की जल्द समाअत की दरख्वास्त पर अदालत ने 23 अक्टूबर के लिए समाअत की तारीख मुकर्रर की। बेंच के सामने मामले का जिक्र करते हुए वकला ने कहा कि उत्तर प्रदेश हुकूमत फसादात में मुबैना तौर पर मुलविस अफराद के खिलाफ इस बुनियाद पर इंहदामी कार्रवाई करना चाहती है कि उनकी तामीर गैर कानूनी थी। इस पर बेंच ने कहा कि आप इस अदालत की तरफ से दिए गए अहकामात से वाकिफ़ हैं। अगर वो रियासती हुकूमत इन अहकामात की खिलाफ वर्जी का ख़तरा मोल लेना चाहती है तो ये उनकी मर्ज़ी है। बेंच ने उत्तर प्रदेश हुकूमत की तरफ से पेश होने वाले एडिशनल सॉलिसिटर जनरल KM नटराज से कहा कि उसे चारशंबे तक कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, जिस पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने इत्तेफाक किया और कहा कि हम कुछ नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को चैलेंज देने वाली अर्जियों पर समाअत हुई जिसमें यूपी मदरसा एजुकेशन बोर्ड एक्ट 2004 को गैर आइनी करार दिया गया था। इस मामले में अदालत उज़्मा ने सभी फरीक़ैन की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला महफूज रख लिया है। काबिल ज़िक्र बात यह है कि समाअत के दौरान यूपी हुकूमत ने मदरसा एक्ट की हिमायत की। हुकूमत की तरफ से पेश वकील ASG नटराजन ने कहा कि यूपी हुकूमत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को कबूल किया है और उसके खिलाफ कोई अर्जी दाखिल न करने का फैसला लिया है। हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि जहां तक मदरसा एक्ट के जवाज़ का सवाल है, हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी एक्ट की हिमायत में दलील पेश की थी और आज भी हमारा वही मौक़िफ़ है। एडवोकेट नटराजन का कहना था कि मदरसा एक्ट को पूरी तरह रद्द करने का फ़ैसला ठीक नहीं है। इस एक्ट के सिर्फ उन इल्तिज़ामात का तज्ज़िया होना चाहिए जो बुनियादी हुकूक़ के ख़िलाफ़ हैं। मदरसा एक्ट में तब्दीली ज़रूर हो सकती है लेकिन उसे पूरी तरह रद्द करना मुनासिब नहीं है। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा कि सेकुलरिज्म का मतलब जियो और जीने दो है। उन्होंने सवाल किया कि क्या RTA यानी तालीम के हुकूक़ ख़ास तौर से मदारिस पर नाफिज होता है। फिर उन्होंने कहा कि क्या हम हिंदुस्तान में कह सकते हैं कि तालीम के माने में मजहबी तालीम शामिल नहीं हो सकती। ये बुनियादी तौर पर एक मजहबी मुल्क है। चीफ जस्टिस ने यह भी सवाल किया कि क्या आप के कौमी मफाद में है कि मदारिस को रेगुलेट करें। इन सवालात के बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि आप इस तरह 700 साल की तारीख को बर्बाद नहीं कर सकते। उन्होंने मज़ीद कहा कि मान लीजिए कि हम हाई कोर्ट के हुक्म को बरकरार रखते हैं, फिर भी वालिदैन अपने बच्चों को मदरसा भेजेंगे। वक्फ तरमीमी बिल 2024 के लिए तश्कील जॉइंट पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग में हंगामा जारी रहा। एक बार फिर JPC में शामिल बरसर इख्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान के दरमियान ज़ोरदार बहस हुई जिसने जारिहाना रुख इख्तियार कर लिया और नतीजा ये हुआ कि तृणमूल कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट कल्याण बनर्जी ज़ख्मी हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक JPC की मीटिंग में BJP रुकन पार्लियामेंट अभिजीत गंगोपाध्याय और TMC रुकन कल्याण बनर्जी के दरमियान किसी बात पर तल्ख बहस शुरू हो गई। दोनों कायदीन के दरमियान तसादुम के दौरान कल्याण बनर्जी की मेज़ पर रखी बोतल टूट गई जिससे उनकी उंगलियां ज़ख्मी हो गई। बताया जाता है कि जब वक्फ इमलाक के हवाले से एक रुकन अपनी राय रख रहे थे तभी यह हंगामा शुरू हुआ। ज़राए के मुताबिक जिस वक्त हंगामा हुआ उस वक्त जस्टिस इन रियलिटी और दीगर इदारों के प्रेजेंटेशन चल रहे थे। कल्याण बनर्जी प्रेजेंटेशन के दौरान अपनी बात रखना चाहते थे, हालांकि उनसे पहले ही 2-3 मरतबा बात हो चुकी थी जिस पर BJP रुकन ने एतराज़ किया। दोनों तरफ से नाज़ेबा ज़बान इस्तेमाल करने के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। कल्याण बनर्जी ने मेज़ पर रखी बोतल उठाकर टेबल पर दे मारी जिससे उनकी उंगलियां ज़ख्मी हो गई। ये भी इल्ज़ाम है कि कल्याण बनर्जी ने टूटी हुई बोतल चेयरमैन की तरफ उछाल दी, ताहम उसकी तस्दीक नहीं हो सकी। वाक़े के बाद मीटिंग कुछ देर के लिए मुलतवी करनी पड़ी। मंगल को महात्मा ज्योतिबा फूले प्रजा भवन में मुनक़िदा प्रजावाणी प्रोग्राम के दौरान जुमला 518 दरख्वास्तें जमा की गईं। इस प्रोग्राम का मकसद अवामी शिकायत का अजाला करना था और इसमें मुख्तलिफ सरकारी महकमों की जानिब से मुतअद्दिद मसाइल पर दरख्वास्तें वसूल की गईं। ओहदेदारों ने बताया कि 130 दरख्वास्तें महकमे अक़लियती बहबूद से मुतालिक थी, जबकि महकमे बरक़ी को 82 दरख्वास्तें मौसूल हुईं। महकमे रेवेन्यू ने 72 दरख्वास्तें वसूल की और पंचायती राज और दही तरक्यात के महकमे को 55 दरख्वास्तें मौसूल हुईं। इसके अलावा महकमे समाजी बहबूद को 29 दरख्वास्तें मौसूल हुईं, जिनमें से एक दरख्वास्त
प्रवासी प्रजावानी पहल के जरिए दी गई। बाकी 150 दरखास्तें दीगर महकमों को भेजी गईं। रियासती मनसूबाबंदी कमीशन के वाइस चेयरमैन डॉक्टर चिन्ना रेड्डी और स्पेशल ऑफिसर बराए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिव्या ने ज़ाती तौर पर दरखास्तें उसूल की और शिकायत कुनिंदगान के तहफ़्फ़ुज़ात सुने। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर बी महेश कुमार गौड़ ने किसान कांग्रेस के कायदीन को यकीन दिलाया कि उन्हें कॉरपोरेशंस के ओहदों, मार्केट कमेटियों और ATMA कमेटियों समेत मुख्तलिफ इदारों में ओहदे दिए जाएंगे। मंगल को गांधी भवन में किसान कांग्रेस की एग्जीक्यूटिव मीटिंग से खिताब करते हुए महेश गौड़ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा किसानों की फलाह बहबूद को तरजीह दी है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस हुकूमत ने 18,000 करोड़ रुपए के ज़रई कर्ज़ों को माफ़ किया और रैतू भरोसा स्कीम को नाफिज किया है। महेश गौड़ ने पार्टी कारकुनों को नज़रअंदाज करने की शिकायत को तस्लीम किया और मकामी कायदीन पर जोर दिया कि वो आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए करीबी राब्ता कायम करें। उन्होंने आवाम की हिमायत हासिल करने के लिए कांग्रेस की फलाही और तरक्याती प्रोग्रामों की वसी पैमाने पर तशहीर करने की ज़रूरत पर जोर दिया। TPCC सदर ने यकीन दिलाया कि सरशार कायदीन को मौक़े फराहम किए गए हैं जिनमें फ्रंटल तंजीमों में कायदाना किरदार शामिल है। उन्होंने किसान कांग्रेस कायदीन को पार्टी की हिकमत अमली को आगे बढ़ाने में मुसलसिल तरजीह देने का वादा किया। BRS पर तनकीद करते हुए महेश कुमार गौड़ ने उस पार्टी के कायदीन पर इल्ज़ाम लगाया कि वो तौहीन आमेज़ ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस कारकुनों पर जोर दिया कि वो BRS की मनफी मुहिम्मात का मौसर तरीके से मुकाबला करें। तेलंगाना के वुज़रा ने जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत सियोल में दूसरे दिन भी दौरा किया। वुज़रा और हुक्काम के ग्रुप ने दरियाए खान की बहाली के मंसूबे का जायज़ा लिया जो सियोल में पानी की फराहमी और माहौलियात के लिए अहम ज़रिया बन गया। जनूबी कोरिया की हुकूमत ने आलूदा दरियाए खान को साफ़ करके बहाल किया है। इस दरिया की लंबाई 494 किलोमीटर है और अब ये सियोल शहर के लिए अहम सयाहती मकाम भी बन गया है। वुज़रा श्रीनिवास रेड्डी, पोन्नम प्रभाकर, वज़ीर आला के मुशीर वेम नरेंद्र रेड्डी, महकमे म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और GHMC के अहदेदारों ने इस दरिया का मुआयना किया। भुवनगिर के MP चामरा किरण कुमार रेड्डी और दीगर ने हांग रिवर मैनेजमेंट के अहदेदारों और हान रिवर बोर्ड के डिप्टी मेयर जोइंग टी और बोर्ड डायरेक्टर से मुलाकात की। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि इस दरिया के दोनों किनारों पर 78 किलोमीटर तवील मोटरसाइकिल के रास्ते हैं जिनमें रोज़ाना तकरीबन 1,80,000 अफराद सफ़र करते हैं। दरिया के तास में बहाली का कुल रकबा 57 किलोमीटर है। उन्होंने कहा कि दरिया की बहाली के बाद सियोल शहर की शक्ल बदल गई और उसके दोनों किनारों पर 40 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मौजूद हैं जिनमें से 50 रीडेवलपमेंट के तहत हैं। आंध्र प्रदेश तंजीम-ए-नौ एक्ट के 13वें शेड्यूल में उस वक्त की मरकज़ी हुकूमत की जानिब से तेलंगाना से किए गए वादों को पूरा करने के लिए तेलंगाना की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी 24 अक्टूबर को दिल्ली का दौरा करेंगी ताकि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से किए गए वादों पर अमल की पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया जा सके। इस एक्ट में उस वक्त की मरकज़ी हुकूमत ने तेलंगाना को तालीम और बुनियादी ढांचे की फराहमी से मुताल्लिक़ 7 ज़मानतें दी थीं। उस एक्ट में कहा गया था कि ज़मानतें 10 साल के अंदर फराहम की जाएंगी। इस सिलसिले में मुताल्लिक़ा मरकज़ी महकमे जात के सेक्रेटरीज़ और सीनियर ओहदेदार पेशरफ्त का जायज़ा लेंगे। इस इजलास की क़यादत मरकज़ी दाखिला सेक्रेटरी करेंगे। इस वक्त मरकज़ी हुकूमत ने तेलंगाना में ट्राइबल यूनिवर्सिटी और एक हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, काजीपेट में रेल कोच फैक्ट्री और बयारम में स्टील फैक्ट्री कायम करने का वादा किया था। ये भी कहा गया था कि मरकज़ी हुकूमत इसके लिए ज़रूरी फ़ंड फराहम करेगी। इस इजलास में रियासती और मरकज़ी हुक्काम इस बात का जायज़ा लेंगे कि उन वादों को किस हद तक पूरा किया गया। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर और रुकने कानून साज काउंसिल T जीवन रेड्डी के करीबी हामी गंगा रेड्डी का ज़िले जगतियाल में कत्ल कर दिया गया। 58 साला गंगा रेड्डी की बाइक को पीछे से एक कार ने टक्कर मार दी जिसके बाद वो नीचे गिर पड़े और हमलावरों ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में वो शदीद ज़ख्मी हो गए और उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मुर्दा करार दिया। इस वाक़े की इत्तला पर जीवन रेड्डी भी अस्पताल पहुंचे जहां गंगा रेड्डी की लाश रखी गई थी। वाक़े पर गुस्से का इजहार करते हुए जीवन रेड्डी ने अपने हामियों के साथ जगतियाल धर्मापुरी मेन रोड पर धरना दिया और पुलिस से मुतालबा किया कि
मुलजिमीन को फौरी गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रियासत में कांग्रेस इख्तिदार में होने के बावजूद ज़िले में कांग्रेस कायदीन के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है और जगतियाल में BRS का राज कायम है। धरने के सबब गाड़ियों की आमद व रफ्त मुतासिर हुई, जिस पर पुलिस ने ट्रैफिक को बाईपास रोड की तरफ मोड़ दिया। पुलिस अभी तक ये तय नहीं कर सकी कि कत्ल की वजह अराजी तनाज़ा है या सियासी मुकासमत। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए जगतियाल में पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। కాంగ్రెస్ ఉందా టీఆర్ఎస్ ఉందా మీకు అర్థమైతే అరే కాంగ్రెస్ నాయకులు ఇంత దారుణంగా హత్య చేసిన తర్వాత అసలు రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రత ఉన్నాయా అని చెప్పండి. రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ చెప్పుకుంటారు, జగిత్యాల టీఆర్ఎస్ రాజ్యం వెళ్తుంది. రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ అంటారు, జగిత్యాల టీఆర్ఎస్ రాజ్యం వెళ్తుంది. ఇలా కాంగ్రెస్ నాయకుడు దారుణంగా హత్య చేయబడిన తర్వాత అసలు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇక్కడ ఉండాలా ఉండద్దా? వాళ్ళే రాజ్యం వెళ్ళుకోమని చెప్పండి. నిన్నటి దాకా వాళ్ళు వెళ్ళిన వాళ్ళు రాజ్యం వెళ్ళుకోమని చెప్పండి. మీరు తప్పకుండా రాజకీయాలకు వెళ్ళి నాకు ఏం పదే పడుతుంది, వాళ్ళే రాజ్యం చేసుకోమని చెప్పండి. కాంగ్రెస్ ముసుగులో పడేది మా ప్రాణాలు తీసుకుంటే రక్షించాల్సిన పోలీసులు మీరు వాళ్ళకి వత్తాసు కలుగుతారు, మా పార్టీ వాళ్ళకి వత్తాసు పడుతుంది, మా పార్టీ వాళ్ళకి వత్తాసు పడుతుంది. బాడీ మొత్తం ఇంజురీస్ బాడీ 20 ఇంజురీస్ 20 నైఫ్ ఇంజురీస్ ఉన్నాయి సార్, 20 నైఫ్ ఇంజురీస్ ఉన్నాయి. మరి తప్పిపోయిన బతుకుతా మాత్రం ఏది ఇస్తుందో ఇట్ విల్ బికమ్ ఎవిడెన్స్ అని చెప్పని 20 ఉన్నాయి సార్. అబద్ధమే. ఆడు బతుకుతే మాత్రం 30 అప్ప ఉడసా Sorry, you can't do anything. You can't do anything. When the fellow tyrant came to Puljan surrendered, this incident shows how effective your people are working. How effective your people are working, this incident shows. అరే వాడు వాట్సాప్ పెడతాడు, అండర్టైల్ చేస్తాడు సార్, అండర్టైల్ చేస్తాడు సార్. 20 days back 100 కాల్ చేసినప్పుడు మరి రక్షణ కోసమే కదా 100 చేసి 100 కాల్. BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कांग्रेस हुकूमत से मुतालबा किया कि वो रियासत में अमन व अमान को बरकरार रखने में दानिशमंदी से काम करें। कांग्रेस के MLC जीवन रेड्डी की तरफ से उठाए गए खदशात का जवाब देते हुए एक ट्वीट में KTR ने मशवरा दिया कि सिक्योरिटी के मामलात को मौसर तरीके से मुनज़्ज़म करने के लिए सीनियर पुलिस हुक्काम को मुकम्मल खुद मुख्तारी दी जाए। KTR का यह तबसरा जीवन रेड्डी के तेलंगाना में अमन व अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर मायूसी का इजहार करने के बाद आया। कांग्रेस लीडर ने गुज़िश्ता चंद महीनों में सिक्योरिटी के हवाले से अवाम में बढ़ती हुई बेचैनी पर तशवीश का इजहार किया था। KTR ने अपने ट्वीट में इस बात पर रोशनी डाली कि अवाम कुछ अरसे से अमन व अमान की हालत को लेकर बेचैन हैं और अब जीवन रेड्डी जैसे कांग्रेस के सीनियर कायदीन भी खुलकर अपनी तशवीश का इजहार कर रहे हैं। KTR ने कहा कि सूरत हाल तशवीशनाक है और वज़ीर दाखिला की अदम मौजूदगी और सियासी मामलात में पुलिस की शमूलियत को इस मसले में अहम अवामिल करार दिया। KTR ने हुकूमत पर जोर दिया कि वो एहतियात से गौर करे कि रियासत में अमन और हम आहंगी कैसे बहाल की जाए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि रियासत के काबिल आला पुलिस अफसरान को बग़ैर किसी मुदाखलत के अपने काम करने की इजाज़त दी जाए ताकि अमन व अमान को मौसर तरीके से महफूज रखा जा सके। BRS कायदीन ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के खिलाफ बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें उन पर पार्टी कायदीन KT रामाराव और T हरीश राव को नुकसान पहुंचाने की धमकी देने का इल्ज़ाम लगाया। ये शिकायत रेवंत रेड्डी के हालिया बयानात के बाद दर्ज की गई, जिसमें उन्होंने मुबैना तौर पर बुलडोज़र का इस्तेमाल करते हुए उन्हें कुचलने की धमकी दी थी। BRS कायदीन ने अपने कायदीन की सिक्योरिटी पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इस तरह के तबसरे तशद्दुद को हवा देते हैं। उन्होंने पुलिस पर जोर दिया कि वो रेवंत रेड्डी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करे और उनकी इश्तियाल अंगेज़ ज़बान पर कानूनी कार्रवाई करे। SC/ST कमीशन के साबिक चेयरमैन डॉक्टर E श्रीनिवास जो शिकायत का हिस्सा थे, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी पर तनकीद की
اور کہا کہ وہ چیف منسٹر کے بجائے ایک گینگ لیڈر کی طرح کام کر رہے ہیں. انہوں نے الزام لگایا کہ ریونت ریڈی اپنی حکمرانی سے مایوس ہو کر بدامنی پیدا کر رہے ہیں اور ان کی زبان کو عوامی امن کے لیے خطرہ قرار دیا. మంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు కేసీఆర్ గారి పైన అదేవిధంగా కేటీఆర్ గారి పైన హరీష్ రావు గారి పైన అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసి ఇవాళ భయభ్రాంతులకు గురి చేసే విధంగా బుల్డోజర్లతోని తొక్కి సంపుతాని చెప్పే విధంగా అయితే మాట్లాడిండో దానికి సంబంధించిన సీడీలన్నీ తీసుకుని ఇవాళ బంజారాహిల్స్ పోలీస్ స్టేషన్ లో ఇవాళ లిఖితపూర్వకంగా ఇవాళ మేము ఫిర్యాదు చేయడం జరిగింది. మా పార్టీ కార్పొరేషన్ చైర్మన్లు సీనియర్ లీడర్లు పార్టీ డెలిగేషన్ వచ్చి ఇవాళ ఇక్కడ బంజారాహిల్స్ పోలీస్ స్టేషన్ లో ఇవాళ ఫిర్యాదు చేయడం జరిగింది. దీనిపైన పోలీసులు నిష్పక్షపాతంగా విచారణ జరిపి ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారి మీద కేసు నమోదు చేయాలని చెప్పి ఇవాళ మేము డిమాండ్ ఇస్తా ఉన్నాం. ఒక ముఖ్యమంత్రి అనే వ్యక్తి రాజ్యాంగబద్దంగా వ్యవహరిస్తున్న వ్యక్తి, అందరికీ ఆదర్శంగా ఉండాల్సిన వ్యక్తి, చట్టాన్ని కాపాడాల్సిన ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి స్థానంలో ఉండి కూడా ఒక ప్రైవేటు సైన్యాన్ని పెట్టుకున్నట్టుగా ఇవాళ వేరే ప్రైవేటు వ్యక్తులతోని బుల్డోజర్లు పెట్టి ఇవాళ తొక్కిస్తామని చెప్పి ఇవాళ మాట్లాడడానికి మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. కాబట్టి పోలీసులు చట్టబద్దంగా వివరించాలని చెప్పి ఇవాళ ఏ ప్రభుత్వాలైనా వస్తుంటాయి పోతుంటాయి, కానీ పోలీసులు మాత్రం నిష్పక్షపాతంగా వివరించాల్సిన పోలీసులు ఇవాళ ఎంతటి వ్యక్తి అయినా సరే వాళ్ళ మీద చర్య తీసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఇవాళ ఈ బంజారాహిల్స్ ఇన్స్పెక్టర్ గారి మీద ఉందని చెప్పి ఇవాళ మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. ఇవాళ గ్రామాల్లో చూసుకుంటే, జిల్లాలో చూసుకుంటే మా పార్టీ నాయకుల మీద, కార్యకర్తల మీద భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ ఉన్నప్పటికీ కూడా కావాలని చెప్పి నిరంతరం ఇవాళ మా కార్యకర్తలను తీసుకొచ్చి ఇవాళ వేధిస్తున్నారు. ఇవాళ బహిరంగంగా ముఖ్యమంత్రి గారు అనేకమైన మీటింగ్ లోపల మా నాయకుని, ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారిని భయభ్రాంతులకు గురి చేసే విధంగా ఇవాళ చంపేస్తాం, తొక్కిస్తామని చెప్పి, చూడగొడతామని చెప్పి ఈ రకంగా మాట్లాడాన్ని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. ఇలాంటి అన్ని ఎవిడెన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వీటన్నిటి కూడా సీడీల రూపకంగా తీసుకొచ్చి ఇవాళ పోలీసులకు ఇవాళ ఎవిడెన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. కాబట్టి ఇవన్నీ పరిశీలించి వాళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకోవాలి. లేకపోతే ఖచ్చితంగా రాబోయే రోజులప్పుడు ఇదే బంజారాహిల్స్ పోలీస్ స్టేషన్ ముందు ఇవాళ మీ అందరం కూడా ధర్నా ఇస్తామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం. बीआरएस के रुकन असेंबली तलसानी श्रीनिवास यादव ने सिकंदराबाद में मुतियालम्मा मंदिर का दौरा किया, जहां उन्होंने नई मूर्ति की तंसीब की तकरीब के हिस्से के तौर पर खुसूसी पूजा की. रुकन असेंबली ने मजहबी तकरीब में शिरकत की, जिसमें कुंभाभिषेकम समेत 3 रोज़ा रसूमात का आगाज़ किया. ये रसूमात मूर्ति की तक़द्दुस का एक अहम हिस्सा है. श्रीनिवास यादव ने जोर दिया कि तकरीब सियासी मुदाखलत के बगैर होनी चाहिए और इसके रूहानी और मजहबी पहलुओं पर मुकम्मल तवज्जो दी जाए. उन्होंने कहा कि पूजा बस्ती के मकामी बाशिंदों की मौजूदगी में मुनक़िद की जाए ताकि कम्युनिटी एक पुरअमन माहौल में पूरी तरह से शिरकत कर सके. श्रीनिवास यादव ने आवाम से ताकीद की कि रसूमात के दौरान पुरसुकून माहौल को बरकरार रखें और इलाके में किसी किस्म की कशीदगी या गड़बड़ से बचा जाए. అన్ని బస్తీలలో పవిత్రమైనటువంటి దేవాలయాలు ఉంటాయి. అట్లాగే ముత్యాలమ్మ దేవాలయం కూడా ఈ బస్తీలో ఉన్న వాళ్ళ ఇలవెల్పు. రెండవది టెంపుల్కు కమిటీ ఉన్నది, వాళ్ళు వంశపారంపర్యంగా ఈ దేవాలయాన్ని మెయింటైన్ చేసుకుంటూ రావడం జరుగుతుంది. అయితే మొన్న జరిగినటువంటి సంఘటన ఈ మధ్యకాలంలో చాలా దారుణమైన, ఘోరమైన, దుర్మార్గమైనటువంటి సంఘటన జరిగింది. మనందరికీ తెలుసు. మనము సీసీ కెమెరాల్లో కూడా ఆ విజువల్స్ చూసినాం. కాలుతో తన్నడం, అమ్మవారిని తన్నడం, తర్వాత పోలీసు వాళ్ళు కూడా యాక్షన్లోకి రావడం. రెండవది అన్ని సంఘాలు, అన్ని పొలిటికల్ పార్టీస్ కావచ్చు, అందరూ కూడా సపోర్ట్ చేశారు. జరగవలసినవి జరిగినాయి. బట్ అల్టిమేట్గా बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट रघुनंदन राव की इंतखाबी मुहिम की गाड़ी को नुकसान पहुंचाया गया. ये वाक़या ज़िले मेदक के दुबाक मंडल के शिवाजी नगर गाँव में इतवार की रात पेश आया, जिसका इल्म ताख़ीर से हुआ. रुकन पार्लियामेंट की रिहाइशगाह के बाहर खड़ी इंतखाबी रथ के शीशे तोड़ दिए गए, जबकि कई ऑटोज़ को भी नुकसान पहुंचाया गया. इब्तिदा में शुबा किया गया था कि रथ को जानबूझकर नुकसान निशाना बनाया गया, ताहम बाद में मालूम हुआ कि दीगर गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया था. सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने पाया कि यह हरकत एक ही शख्स ने की थी. कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले सैयद खालिद सैफुल्लाह को इंडियन नेशनल कांग्रेस के डेटा एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का नायब चेयरमैन मुकर्रर किया. हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले तजुर्बेकार सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल खालिद सैफुल्लाह 20 साल से ज़्यादा का तजुर्बा रखते हैं और वो गूगल, इन्वेस्को और डेल जैसी मारूफ कंपनियों में काम कर चुके हैं. डेटा एनालिटिक्स और टेक्नोलॉजी में उनकी महारत को कांग्रेस में भी सराहा गया. कांग्रेस में शामिल होने से पहले खालिद ने समाजी बहबूद में अपनी इख्तिरात के ज़रिए नुमायाँ किरदार अदा किया, जिनमें मिसिंग वोटर्स ऐप, फ्री राशन ऐप और फ्री ऑक्सीजन ऐप शामिल हैं. उनकी तख्लीकी सलाहियतों का एतराफ़ बड़े मीडिया आउटलेट्स ने भी किया.
कांग्रेस के लिए खालिद ने कई अहम ऐप्स बनाए जिनमें डोनेट INC जैसे ऐप्स भी शामिल हैं जिसके ज़रिए क्राउड फंडिंग की गई। साथ ही भारत जोड़ो यात्रा के लिए फ़ोटो सर्च का एक टूल उन्होंने तैयार किया था। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस के लिए मेंबरशिप पोर्टल इन्होंने बनाया। खालिद ने INC डिजिटल मेंबरशिप ऐप में अहम किरदार अदा किया। खालिद ने अपनी तकर्री पर इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि वो कांग्रेस के हर शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए पुरअज़्म है। महकमा मौसमियात ने समुद्री तूफ़ान दाना की मुमकिन आमद के पेश नज़र मगरबी बंगाल के कई इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया है। तूफ़ान के 24 अक्टूबर की रात या 25 अक्टूबर की सुबह के दरमियान उड़ीसा के साहिल को उबूर करने का इम्कान है। हवा की रफ्तार 100 से 120 किलोमीटर फ़ी घंटा हो सकती है, जिससे शदीद नुकसानात का खदशा है। तूफ़ान इतवार को अंडमान समंदर में बनना शुरू हुआ और मंगल तक खलीज बंगाल के ऊपर एक्टिव हो जाएगा। इसी तूफ़ान के असरात उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और झारखंड के कई इलाकों में भी महसूस किए जाएंगे। मगरबी बंगाल के साहिली इलाकों में 24 और 25 अक्टूबर को शदीद बारिश की पेशगोई की गई है। ज़िले इंतज़ामिया ने साहिली इलाकों में रिलीफ मवाद का स्टॉक कर लिया है और मछली पकड़ने वाले अफराद को गहरे समंदर में जाने से रोका जा रहा है। अनंतपुर में शदीद बारिशों के बाद कई इलाकों में सैलाब आ गया। हुकूमत ने नशीबी इलाकों में रहने वालों को अलर्ट रहने की हिदायत दी है। रिप्ताडू मंडल में पेंडुमेरी नदी, जो आमतौर पर एक छोटी नदी है, गैर मामूली हद तक भर गई है, जिससे न्यू अम्बेडकर कॉलोनी और आसपास के इलाकों में पानी दाखिल हो गया। हुक्काम ने लोगों को एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने और नदी के करीब रहने वालों को मोहतात रहने की हिदायत दी है। मकामी इंतज़ामिया सूरत हाल पर नज़र रखे हुए है और इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। तेलंगाना के सिंगूर प्रोजेक्ट की सतह में इजाफा होने के बाद उसके दरवाजे खोलकर पानी छोड़ा गया। हालिया बारिशों के बाद प्रोजेक्ट के आबगिरी इलाकों में पानी की सतह बढ़ गई थी। इस वक्त सिंगूर प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह आब 29.91 TMC है, जबकि इसकी सतह 29.51 TMC तक पहुंच गई थी। सिंगूर हाइड्रो पावर सेंटर में 2 टरबाइन्स के ज़रिए 2842 क्यूजिक्स पानी के बहाव से हाइड्रो इलेक्ट्रिक तवानाई पैदा की जा रही है। प्रोजेक्ट के 6 नंबर दरवाजे को 2 मीटर तक उठाकर 10,000 क्यूजिक्स पानी छोड़ा गया। पेबुरो म्यूनसिपल कमिश्नर आदेशु को एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक मकामी ठेकेदार से 20,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। ठेकेदार ने अपने इल्तिवा में पड़े बिलों की अदायगी के लिए कमिश्नर को रिश्वत देने पर मजबूर होने के बाद ACB से रब्ता किया। ACB ने ठेकेदार के ताउन से जाल बिछाया और कमिश्नर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। ACB के एडिशनल SP श्री कृष्णा गौड़ के मुताबिक कमिश्नर ने कॉन्ट्रैक्ट की अदायगी जारी करने के बदले में रिश्वत का मुतालबा किया था। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, मजीद तफ्तीश जारी है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर ज़िले के सिकंदराबाद इलाके में पीर की रात ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से 6 अफराद हलाक और 4 अफराद ज़ख्मी हो गए। ऑक्सीजन सिलेंडर एक 2 मंजिला मकान में मरीज़ के लिए लगाया गया था, जो अचानक फट गया और मकान मुनहदिम हो गया। ज़ख्मियों को मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कराया गया, जबकि रेस्क्यू टीम ने रात भर जारी रहने वाले इमदादी कामों के बाद मलबे से कई अफराद को निकाला। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस वाक़े का नोटिस लेते हुए हुक्काम को फौरी इमदादी कार्रवाइयों में तेज़ी लाने की हिदायत दी है। ये क्या गैस का सिलेंडर था या कोई अन्य सिलेंडर बताया जा रहा है? देखिए, अभी ये जांच का विषय है और जब से हादसा हुआ है हम आपके साथ हैं, आप मेरे साथ हैं और ये भी जांच का विषय है और जो भी जांच में या विवेचना में आएगा वो आपको बताया जाएगा। ये लोग पूरा परिवार शटरिंग का काम करते थे यहाँ सिकंदराबाद में और पूरे रियाजुद्दीन जी का परिवार है जिनके साथ 4 बच्चे थे और उनका पूरा परिवार था। बच्चे देखे होंगे, काफ़ी छोटे छोटे बच्चे हैं। सर, क्या NDRF की टीम बुलाई गई मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन? हाँ, इस समय NDRF की टीम लगी हुई है, फायर ब्रिगेड की टीम लगी हुई है, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट लगा हुआ है, मेडिकल डिपार्टमेंट लगा हुआ है, नगर पालिका लगी हुई है, यहाँ के और भी लोग। जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में एक धमाका हुआ जिसमें 11 अफराद ज़ख्मी हो गए। इनमें से 2 अफराद की हालत नाजुक बताई जा रही है। धमाका मंगल की सुबह तकरीबन 11:15 बजे हुआ। ज़ख्मियों को इलाज के लिए महाकौशल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां दौरान इलाज 2 अफराद की मौत हो गई। धमाके के वक्त फैक्ट्री में तकरीबन 13 अफराद मौजूद थे। धमाके की शिद्दत से पूरी इमारत मुनहदिम हो गई और रेस्क्यू टीमें मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए काम कर रहे हैं। खमरिया में लगभग अभी 1 घंटे पहले
बेचौरा बम का वाइल्ड आउट करते समय एक हादसा हुआ है। उसमें 2 भवन थे आसपास में, एक में मेंटेनेंस चल रहा था, जिसमें मेंटेनेंस के डबल के हमारे जो अलग मेंटेनेंस वाले जो लोग थे उनको गंभीर रूप से कोई चोट नहीं है, लेकिन जो 4 लोग वहाँ काम कर रहे थे उनको बड़ी गंभीर चोटें आई हैं। एक आदमी मिसिंग है अभी, और 3 लोगों को यहाँ, तीनों लोग को श्यामलाल कोष्टा जी और हमारे रणधीर जी और चंदन जी को यहाँ पे भेज दिया है, और एक जन का हम लोग अभी सर्च कर रहे हैं। तेलंगाना के जिले निजामाबाद के नवीपेट मंडल में शादी न करवाने पर एक नौजवान ने अपने वालिद का कत्ल कर दिया। अनंतगिरी का रहने वाला महिपाल अपने वालिद से शादी के लिए इसरार कर रहा था, लेकिन ताखिर होने पर बरहमी के आलम में उसने वालिद का गला घोंटकर कत्ल कर दिया और उसे तबी मौत जाहिर करने की कोशिश की। मकामी अफराद को लाश पर जख्मों के निशाना देकर शुबा हुआ और उन्होंने पुलिस को इतला दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और महिपाल को गिरफ्तार कर लिया, जिसने पूछगछ के दौरान एतराफ़ जुर्म कर लिया। महाराष्ट्र के साबिक वजीर बाबा सिद्दीकी के कत्ल के बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई एक बार फिर खबरों में आ गया। इस कत्ल में उसका नाम आने के चंद दिन बाद ही कनाडा की हुकूमत ने उसका जिक्र करके उसे मज़ीद सुर्खियों में ला दिया। इस दौरान क्षत्रिय करनी सेना के कौमी सदर राज शेखावत ने ऐलान किया है कि जो भी पुलिस एहलकार लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा उसे करनी सेना की जानिब से 1,11,11,111 रुपये का इनाम दिया जाएगा। राज शेखावत ने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई ने हमारे मोहतरम शहीद सिख देव सिंह गोगा मेडी को कत्ल किया था, और जो पुलिस एहलकार उसका एनकाउंटर करेगा उसे ये इनाम दिया जाएगा। करनी सेना उस बहादुर पुलिस एहलकार के अहले खाना की हिफाजत की भी जिम्मेदारी लेगी। जय छात्र धर्म, जय मां करणी, जय मां भवानी। मुझे सिर्फ इतना पता है, हमारी धरोहर परम आदरणीय अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगा मेडी जी की हत्या लॉरेंस बिश्नोई द्वारा कराई गई थी। जो पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा उस पुलिसकर्मी को 1,11,11,111 रुपए का पुरस्कार करनी सेना द्वारा प्रदान किया जाएगा। हमें और देशवासियों को भयभीत नहीं, भय मुक्त भारत वर्ष की आवश्यकता है। जय भवानी, जय माता। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा के वायनाड पार्लिमानी हलके से अपना पर्चे नामजदगी दाखिल करने से एक दिन कबल अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा कि वो अपनी बहन प्रियंका गांधी को वायनाड के लिए बेहतरीन नुमाइंदा तस्वुर करते हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि वायनाड के लोगों के लिए उनके दिल में ख़ास मकाम है और वो प्रियंका गांधी को वायनाड की ज़रूरियात की पुरजोश वकील और पार्लियामेंट में एक ताकतवर आवाज़ मानते हैं। प्रियंका गांधी 23 अक्टूबर को अपने नामजदगी दाखिल करेंगी और राहुल गांधी ने लोगों से उनके साथ शामिल होने की अपील की। इस मौके पर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी भी मौजूद होंगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान ब्रिक्स को इंतहाई अहमियत देता है और ये ग्रुप आलमी तरक्की और तंजीमों की असलाहात पर बातचीत के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म बन गया है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ब्रिक्स सरबराह इजलास में शिरकत के लिए रूस रवाना हो गए हैं, जहां वो 2 दिन गुजारेंगे। रवानगी से कबल वज़ीर-ए-आज़म ने सोशल मीडिया पर कहा कि वो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर वसी बातचीत के मुंतज़िर हैं और दीगर रहनुमाओं से मुलाकात का भी इंतज़ार कर रहे हैं। ब्रिक्स का 16वां सरबराह इजलास रूस की सदारत में मुनक़िद किया जा रहा है। एक्सेलेंसी, मैं आपकी मित्रता, गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मेरे लिए खुशी की बात है कि ब्रिक्स समिट के लिए कजान जैसे खूबसूरत शहर में आने का अवसर मिला है। इस शहर के साथ भारत के गहरे और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। कजान में भारत के नए कॉन्सुलेट के खुलने से ये संबंध और मजबूत होंगे। एक्सेलेंसी, पिछले 3 महीनों में मेरा 2 बार रूस आना हमारे करीबी समन्वय और गहरी मित्रता को दर्शाता है। जुलाई में मॉस्को में हुई हमारी एनुअल समिट से हर क्षेत्र में हमारे सहयोग को बल मिला है। एक्सेलेंसी, पिछले 1 वर्ष में
ब्रिक्स की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। 15 वर्षों में ब्रिक्स ने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है और अब विश्व के अनेक देश इससे जुड़ना चाहते हैं। कल मैं ब्रिक्स समिट में भाग लेने के लिए उत्सुक हूं। एक्सेलेंसी, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।